तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मतदान का सिलसिला चल रहा है और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 जो लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इसके अलावा यदि बात की जाए तो भोपाल, विदिशा, ये सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर कि इस वक्त चुनाव का सिलसिला चल रहा है। राजगढ़ पर भी सबकी नजरें हैं, सागर पर भी जो है नजरें टिकाई है कि देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो 29 के 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने का जो कहना चाहिए प्रण लिया है मध्य प्रदेश बीजेपी ने, संगठन ने, वो कहां तक सही साबित होता है, कहां तक सफल साबित होता है। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि कांग्रेस की बात करें तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद हैं। रवि जी हमारे साथ मौजूद है, रवि परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों मेहमान जो हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले डॉक्टर वाणी, मैं आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या उम्मीद कर रही हैं भाई 29 की 29 जो कमल के फूलों की माला पहनाने का प्रण बीजेपी ने लिया है, लेकिन ये जो आज यानी तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, कांग्रेस बड़ी उम्मीदें कर रही है और वो कह रही है कि हम 29 तो नहीं पहनाने देंगे। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अभी बचे हुए समय में जितने लोग मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं और अपना बहुमूल्य वोट राष्ट्रहित के लिए दे सकते हैं, तो इस महान यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। कांग्रेस तो बहुत दावे करती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगदड़ और झूठ की राजनीति सफलतापूर्वक आगे बढ़ती नहीं है। सबसे पहले तो आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस तो पूरी सीटों पे भी लड़ नहीं रही है, मध्य प्रदेश पे लड़ रही है, पर अगर हम पूरे राष्ट्र की आकलन करें तो वो एक अलायंस बना के लड़ रही है, क्योंकि इतने चेहरे, राजनीतिक चेहरे इतने उनके पास है ही नहीं उतारने के लिए मैदान में। इसलिए बैसाखी का सहारा इन्होंने अपने जैसे लोगों के साथ किया है। अखिलेश यादव, ममता जी, तो ये सब कहीं ना कहीं इनके ऊपर केस चल रहे हैं। सोनिया और राजीव जी के ऊपर भी केस चल रहे हैं, बेल पे हैं। अब रही बात इनकी राजनीति की, तो मध्य प्रदेश में तो ये सुपड़ा साफ होगा, यहां पर इनका खाता नहीं खुलने वाला। जैसे आप रुझान देश भर से भी देखेंगे तो आप खुद आंकलन, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि कहां से भागकर कहां दूसरी जगह पर नामांकन भर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी अमेठी में ना भर के रायबरेली पहुंचे, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के राज्यसभा में गई। इनको कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि इनका जो वोट मार्जिन है वो सुखड़ता गया है। वोट मार्जिन का अंतर भाजपा के पक्ष में बढ़ता गया है। तो इसलिए वायनाड से शायद वो हारने वाले हैं, तो अमेठी ना गए, अमेठी से ना जाकर वो रायबरेली में अटक गए। तो आप खुद देखिए ना, असमंजस कितना है। और स्पष्ट हो रहा है पूरे देश, दुनिया की जनता को कि ये अपमान की राजनीति, दोहरे चरित्र की राजनीति और ये जातिवाद को तूल देने की राजनीति, इनको और कोई विकास के ऊपर कभी नहीं बात करेंगे। विकास और उसके मुद्दों पर ये लोग कहीं बहस नहीं करेंगे। इनके पास 1980 के मुद्दे हैं। गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी का फेल था, वही नारा फिर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों का अपमान करते हैं, 370 जहां हटाई कश्मीर में, वो दोबारा लाना चाहते हैं। वहां सबसे बड़ा फायदा दलितों को हुआ है, क्योंकि इतने वर्ष जो कांग्रेस ने जो भी वहां पर अपना शासन दूसरों के कंधों पे बैठ के किया था, वहां दलितों को केवल सफाई कर्मचारियों के काम तक सीमित रखा गया। अब जाके उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उनके बच्चे भी बराबरी की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दलितों के साथ तो इतना छल है कि अभी मैं एक जगह सुन रही थी, राहुल गांधी का कहना है कि दलितों को पिछड़े उनके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने वाले तो ऊंची जाति के लोग होते हैं। तो ये कोई राजनीतिक, इतने बड़े राजनीतिक नेता को ये सब बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। आप सिर्फ देश के विद्वानों का अपमान नहीं है, सेना का अपमान है, महिलाओं का अपमान है,
राजनीतिक तौर पे ऐसे मुद्दों को धरा पर उतारना और उस पे राजनीति करना बहुत ही निंदनीय है। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, अभी आपने गठबंधन की बात की थी, तो फिर आईएनडीए की बात करेंगे तो फिर एनडीए की भी बात करेंगे। आपने साथ ही साथ कहा कि इधर उधर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे उदाहरण तो बीजेपी में भी बहुत हैं। तो ये विषय कितना काम करेगा और कितना करता है, और वाकई में लोग इस बार क्या देख रहे हैं, इसे समझने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। रवि परमार जी से तो मैं प्रतिक्रिया इस पर लूंगी, लेकिन मैं पहले राजीव खंडेलवाल जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हुए। राजीव जी, किस तरह देख रहे हैं 2024 इलेक्शन? ये तीसरा चरण है, 2 चरणों का अनुभव भी है, वोटिंग कम हुई है, इसे लेकर चिंता की लकीरें भी हैं, और साथ ही साथ मुद्दे हैं कि नहीं है अभी भी। और जिन 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश की माफ कीजिए 9 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज इलेक्शन हो रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश की 9 सीटें हैं, कांग्रेस बड़ी उम्मीद कर रही है इससे, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी ने भी बड़ा जोर आजमाइश की है। राजीव खंडेलवाल जी, किस तरह से विश्लेषण करेंगे इन 9 सीटों का? देखिए, ये जितनी दौर के चुनाव के देखेंगे तो उसमें जो लोगों के आकलन आए, और आप मीडिया में भी चर्चा में आया कि कहीं ना कहीं एनडीए को उसमें तकलीफ हुई है और नुकसान होने की संभावना उसमें ज्यादा बताई गई। ये तीसरे दौर का चुनाव जहां पर है, जहां पे 80% सीटें जो हैं 93 में से 78 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास हैं। इसलिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन को खोलने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ है एनडीए को ही अपनी जड़ें मजबूत और करना है, जो पहले और दूसरे चरण में जहां पे उन्होंने कुछ अपना ग्राउंड खोया है, ऐसा आकलन लोगों, राजनीतिक पंडितों का, पत्रकारों का है। जी, ये लोकसभा के चुनाव है, इसमें 3 चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आप तीनों के चुनाव के यदि देखेंगे, बड़ा इसमें एक कॉमन चीज जो आ रही है कि दिग्विजय सिंह की श्रीमती जी अमृता सिंह जी, उनकी अपने शिवराज सिंह की श्रीमती जी साधना सिंह और अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की श्रीमती प्रियदर्शनी, ये तीनों मैडम इस अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत ताकत से चुनाव में लगी हैं। और हमको ये देखना होगा कि प्रियदर्शनी जी का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार चूंकि भूल चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं मुरैन अपने क्षेत्र से, जहां पे कि उनके यादव जो उनके बिल्कुल उन्हीं के व्यक्ति थे, उनके साथ बहुत छोटे वर्ग के आदमी थे, उनको हराया था। और आप किसी तक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो प्रियदर्शनी जी का जो उनका जोर है, वो जनता का वो प्रेम, अपनी प्रियदर्शनी जी कितने अपनी ताकत से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिला पाएंगी, ये हमको 4 तारीख ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वाकई जिन सीटों का आपने जिक्र किया है उस पर सबकी नजरें हैं। रवि परमार जी, किस सीट पर आपकी नजर है कि भाई ये तो हम बीजेपी से इस बार छीनने जा ही रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी एक सीट की बात नहीं करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा पहले चुनाव में जनता के सामने फेंका है और अब भी जनता के सामने झूठ का पुलिंदा लेके आई है। जब देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता उम्मीद लगाकर बैठी हो कि अब देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आएंगे और रोजगार पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, जो देश के प्रमुख मुद्दों है, लेकिन वो मुद्दों के से भटकाने के लिए संविधान की बात करते हैं, वो बात करते हैं जिहाद की बात करते हैं, वो राम राज्य की बात करते हैं। तो इन चीजों से मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में। और जिस तरह से देखा जाए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक घबराहट है। और इसी घबराहट की वजह से रवि परमार जी, आप ये इतनी बड़ी बात मध्य प्रदेश में बैठ के कैसे बोल पा रहे हैं? तो समझ ही नहीं आ रहा। पिछला घटनाक्रम देखेंगे तो आप अभी क्या हालत है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, कैसे बोल पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। किसी के नेता के जाने से कोई नेता जाए या फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि मुद्दों से भटकाना, लेकिन देश की जनता मुद्दों से नहीं भटकने वाली। भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिपुर पे क्यों नहीं बात करते? भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला सुरक्षा की बात करते थे 2014 के पहले, बात करते थे किसानों की, बात करते थे युवाओं के रोजगार की, लेकिन आज क्यों उन मुद्दों पे बात नहीं होती? आज करोड़ों युवा देश का बेरोजगार घूम रहा है। वहीं आप देख रहे हैं
महिला सुरक्षित है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए आप, 33% महिला अपराध बढ़े देश में 2014 से 2021 के बीच में। 33% बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये महिला अपराध बढ़े। महिला कहां सुरक्षित है देश में? हमने देखा भोपाल शहर में मंत्री पुत्र महिला के ऊपर प्राणघातक हमला करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पुत्र था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे महिला पता नहीं रवि परमार जी, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो एक मजबूत विपक्ष की उम्मीद तो जनता भी करती है। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिला? क्यों बड़ी रैलियां नहीं देखने को मिली? क्यों राहुल गांधी प्रियंका जी नहीं आए इन तमाम विषयों को उठाने? मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है कि उनको विकल्प चाहिए। विकल्प कौन देगा? नेता तो नहीं है आपके पास, ये तो स्वयं बीजेपी कहती आई है, लेकिन जनता आपसे ये उम्मीद कर रही है। पता नहीं है कब पूरी होगी। दान बढ़ेगा निश्चित तौर पे, उम्मीद ये सभी कर रहे हैं। कितने कैंपेन चलाए गए पहले और दूसरे चरण के बाद, फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद सभी दलों ने कहा कि भाई कैंपेन चलाइए, मतदाता बाहर नहीं आ रहा है। गर्मी का भी एक बड़ा कारण है, मौसम एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। क्या वाकई ये कारण है? हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव खंडेलवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया भी अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा कर रही हैं। आज रवि परमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, उम्मीद करनी चाहिए। वोट प्रतिशत कब बढ़ता है और कब नहीं बढ़ता है? किन कारणों से नहीं बढ़ रहा है? क्या वाकई ये मौसम वजह है या कुछ और भी वजह है? राजीव जी क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में पड़ोस में फिर भी ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो हालत बहुत खराब है, 2 चरणों को देखा जाए तो। 2 चरणों के चुनाव के पता की बात करें तो 11 बजे तक पिछले बार 28% वोट हुआ था एवरेज, और अभी वो 30% का एवरेज बताया गया है। तो 2% की बढ़ोतरी दिख रही है। मुझे लगता है कि पिछले बार समस्त राजनीतिक पार्टियों ने कम मतदान के सबक सीखा है और कहीं ना कहीं वोट बढ़ाने की बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन ने भी वोट बढ़ाने की 100% वोटिंग की और उन्होंने अपने कदम और तेज उठाए हैं। ये वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बढ़ेगा। लेकिन फिर भी जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, या मैं आदिवासी क्षेत्रों की बात करूं, जैसे मेरा बैतूल लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 55% से ज्यादा वोटिंग परसेंट यहाँ जाएगा। तो इसका जो कारण है, धूप के कारण, ये मैं नहीं मानता कि एक ही कारण है। वास्तव में इसमें जो उदासीनता है या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। जब 400 का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो उसका एक फायदा उनको ये मिला कि जो फ्लोटिंग वोट होता है, वो फ्लोटिंग वोट जो जीतता है, कम से कम 20% जो वोट फ्लोटिंग होता है, वो जीते हुए उम्मीदवार को जाता है, तो उसका एक फायदा मिला। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है, उसका नुकसान ये हुआ, जो भाजपा के कार्यकर्ता और ये जो उम्मीदवार हैं, वे अपने को मान के चल रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीत रहे हैं, और इसलिए ना खुद निकल पड़ रहे हैं, ना उनका कार्यकर्ता जो वोटरों को निकाल रहा है। और इसके विपरीत कांग्रेस जो है वो बड़ी उचित स्थिति में है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है। मुझे तो लगता है बड़ी मजबूत स्थिति में है, जहां पे उसके 2 उम्मीदवार, आप देखिए उनका गठबंधन का, वहां पे समाजवादी पार्टी का मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया, उज्जैन इंदौर में नामांकन वापस हो गया। तो ये कौन सी कांग्रेस की मजबूती है? और वो कहते हैं किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसी के आने से फर्क पड़ता है कि नहीं कांग्रेस को? यदि आने से फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से जाने से फर्क पड़ेगा ही। इसलिए कांग्रेस कहीं अभी भी ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखना चाह रही है, उसकी धरातल कहाँ तक खिसक गई है, यह वो जब तक उस पर वो विचार नहीं करेगी, और तब तक मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस एक विपक्षी की भूमिका भी निभाने में सफल होगी। जो मध्य प्रदेश उसका एक समय बढ़ रहा है, और इसके पहले के आम चुनाव में जहाँ पे कमलनाथ के नेतृत्व सरकार बनी थी, और आज हालत क्या हुई, जहाँ 163 पिछले चुनाव में शिवराज सिंह के नेतृत्व में जहाँ उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, तब भी वो 163 बना रिकॉर्ड हुआ। तो ये कांग्रेस के लिए आईना है, और उसको वास्तव में अपने को मजबूत करना है, तो अपने अंदर की कमियों को ताकना होगा। ठीक है, रवि परमार जी पता नहीं कहां से इतना आत्मविश्वास लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में। रवि परमार जी थोड़ा यदि आप इधर नजर घुमाएंगे तो देखेंगे राधिका खेड़ा जी ने 22 साल आपकी आवाज उठाई है, यानी कांग्रेस की आवाज उठाई है। उन्हें किस तरह से पार्टी को छोड़ा, क्या क्या आरोप लगाए। नेताओं को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि महिला सुरक्षा की बात सिर्फ कांग्रेस मैनिफेस्टो और कागजों में करती है। लड़की है लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद भी मेरी बात प्रियंका जी ने नहीं सुनी। बोलिए रवि जी।
देखिए, बात नहीं सुनना या सुनना, देखिए प्रियंका जी एक देश की नेत्री हैं और उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। किसी एक प्रवक्ता को लेकर या किसी एक नेता को लेकर पूरा समय उनके पास नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जिनके साथ उन्हें समय साझा करना रहता है और देश के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात भी प्रियंका जी को सुनना पड़ती है। बात आती है आरोपी की, तो जब कोई सांठगांठ करके जाता है तो आरोप तो लगते ही हैं। देखिए, हमने देखा है कि जब कांग्रेस में कुछ लोग आए भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए। जब कोई कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। तो आरोप तो लगाना पड़ेगा, शांतिपूर्वक जाएंगे तो उनको पूछने वाला कौन है वहां। बात आती स्थिति की, तो देखिए जिस तरह से राजीव जी कह रहे थे कि स्थिति, तो आप देखिए ना इंदौर में किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण किया गया, किस तरह से डराया धमकाया गया। स्थिति सबके सामने थी। 17 साल पुराने केस में धारा बढ़ाए जाना कहाँ का नियम है? किस नियम के आधार पर चलते चुनाव में धारा बढ़ाई गई? वहीं उनके कॉलेजों की जांच चलते चुनाव में शुरू की गई। तो मतलब ये तो पूरी तरह से दबाने और डराने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और मूल मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास लगातार करती आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में जनता ने विरोध किया था मतदान का, और आज भी जनता कई लोकसभा सीटों पर, बूथों पर जनता सुबह से मतदान का विरोध कर रही है। कहीं पर सड़कों का विरोध है, कहीं पर नाली का विरोध है, और कहीं पर बिजली और पानी के लिए विरोध कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विफलता की वजह से जहां पर विकास नहीं हो पाया जिन बूथों पर, तो वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर जनता का क्या कसूर जो वहां विकास नहीं हुआ। वहीं बात करती भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस खत्म कर देंगे। अरे आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, आपने कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिए। भारतीय जनता पार्टी में इतने कांग्रेस के नेता हो गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए ना, तो कोई पूर्व कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझना पड़ेगी। जिस तरह से गुना सीट से हमने देखा कि कर्मठ और निष्ठावान सांसद केपी यादव का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटकर कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये समझ रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टिकट काटकर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो कार्यकर्ता। रवि परमार जी, राजीव जी ने भी यही कहा कि भाई लोग जा रहे हैं तो उसकी भी चिंता कीजिए, वहां जा रहे हैं वहां की मत बात कीजिए। केपी यादव जी भी तो आपकी पार्टी में हुआ करते थे क्या कभी? क्यों आ गए वो? क्यों उनको जाने दिया? अभी बेचारे नजर आ रहे हैं आपको। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, मैं रुक कर रही हूं आपसे समझना चाह रही हूं, भाई जनता बड़ी जागरूक है और वो ये सब कुछ घटनाक्रम देख रही है। वो ये भी देख रही है कि रवि परमार जी और उनकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, तो वो ये भी देख रही है कि बीजेपी जिनको पानी पी पी कर कोसा करती थी उन्हें अपनी पार्टी में ले रही है। तो वहां जो आपके अपने लोग हैं वो तो नाराज है, जनता भी नाराज है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की मानसिकता आप समझिए। टनल विजन आपने सुना है ना, कि सीमित दृष्टि, उसके बाहर वो निकल के आंकलन नहीं कर पा रहे। ये जितने उदाहरण दिए इन्होंने इंदौर का उदाहरण दिया, इन्होंने बाकी जो नेता गए हैं जो जाता है वो दागी बन जाता है, और इनको अपने आंकलन करने में बहुत कठिनाई हो रही है। ये वहां तो ध्यान नहीं दे पा रहे। आपस की तालमेल तो बनाए। निचले स्तर के नेता कार्यकर्ता को यही नहीं पता कि ऊपर के स्तर के जो इनके दिग्गज नेता हैं उनके साथ तालमेल क्या होना चाहिए, कैसे बिठाना है। क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है भाजपा से। जहां भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये तो सभी नेताओं की पार्टी है, सब कार्यकर्ता भी नेता होते हैं। भाजपा में हमारी मानसिकता विपरीत। एक बहुत बड़ा मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूं कि ये इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर ली है, इतने बड़े उदाहरण दे दिए अभी, तो ये बताइए ना कि ये जो संविधान की बात गोल गोल घुमा के ये संविधान पे आ जाते हैं। इनको पता है कि गांधी परिवार ने कितने संशोधन किए हैं संविधान में? 100 से ज्यादा। और जो 80s में जब ये पावर में आए थे तो सबसे पहले कौन सा संशोधन किया था? कोटा हटा दिया। एक मिनट वाणी जी, मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिए, मैं रोकूंगी यहाँ पर। एक मिनट, 10 साल का जो शासन हुआ, देखिए वो तो यूपीए थी,
2014 में हट गए, आप प्रचंड बहुमत से आए और उस प्रचंड बहुमत से आने के बावजूद भी आप कांग्रेसियों को अपने साथ ले रहे हैं। उनका दर्द तो है ही, आपका भी है कि अब आपकी विचारधारा बचेगी कि नहीं। आपने कहा कि हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब दूर कहीं नहीं जा रहे, पुरानी और बीती बातों की बात नहीं कर रहे, इन लोकसभा सीटों की बात कर लें जिन पे चुनाव चल रहा है। आऊंगी रवि जी मैं आपके पास। उनकी बात करें तो यहां भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में जो बीजेपी के अंदर इन तमाम लोकसभा सीटों पर जिन पर आज चुनाव, खास तौर पर मुरैना है, भिंड है, भोपाल है, और यहां पर बीजेपी में अंदर आपसी खटपट है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। वाणी अहलूवालिया जी, थोड़ा बहुत डर लगता है कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी से? आपसे सवाल पूछ रही जनता, अब 10 साल का हिसाब किताब आपसे लेना है, यूपीए से नहीं लेना। देखिए, मैं बात का उत्तर देना चाहूंगी। हम सब जानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण, सबका विकास, सबका साथ। अगर आपके और मेरे घर पे कोई रोते बिलखते हुए मदद मांगने आएगा, घंटी बजाएगा, तो क्या दरवाजा नहीं खोलेंगे? एक गिलास पानी पिला के उसको बिठाएंगे। हम जो भी ले रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कार्यकर्ता के स्वरूप में आ रहे हैं, नेता के स्वरूप में नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ता बनेंगे और भाजपा में काम करेंगे। नेता तो बाद में होता है। प्रधानमंत्री भी अपने आप को एक प्रथम सेवक बोलता है, वो ये नहीं बोलता है कि मैं नेता हूं, बड़ा नेता हूं भारतीय जनता पार्टी का। और रही बात इनकी बाकी की नीतियों की, तो वो भी आपके सामने ही है। अभी जो इनके बयानबाजी हो रही है, जो इनके बड़े नेता लोग जो बोल रहे हैं, क्या मैं उस पर भी टिप्पणी कर दूं? दलितों पे, विद्वानों पे, सबका तो निरादर कर रहे हैं। किसके ऊपर उल्टी सुल्टी? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो ये कहीं भी किसी भी स्तर पर गिरकर अपने नेताओं से कुछ भी कहलवाते हैं। ठीक है राजीव जी, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी ने जो कहा कि कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं, सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ये जो दल बदल चल रहा है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं देश भर में, एनडीए और आईएनडीए को जिस तरह से देख रहे हैं और अभी के जो घटनाक्रम है उसको देख रहे हैं, तो ये बात आपके गले उतर रही है क्या कि कोई सेवा के लिए आ रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता जी का यह कथन तो बड़ा हास्यास्पद है कि जो लोग आ रहे हैं वो कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जी आए तो किस कार्यकर्ता के रूप में आए जहां उनको सीधे टिकट दे दिया गया? क्या भाजपा में कार्यकर्ता एक दिन पहले दिन ही इसको जाकर टिकट मिल जाती है? यदि ऐसा है तो इनकी बात को मान सकता हूं। इसलिए ये कहना कि हम जो आर को स्वागत करते हैं, लेकिन वो आ कौन से रहे व्यक्ति? आप उन व्यक्ति को जिनको आप पहले गाली बक रहे थे, जिनके आप खिलाफ आरोप लगा रहे थे, जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए आपने, उनके अपराध आरोप लगाए, और वो सब व्यक्ति के खिलाफ आपने केस चलाए, और जैसे ही वो भाजपा में आए तो सब केस या तो फ्लो हो गए या उनको चार्जशीट उनको फाइल कर दिए गए। इसलिए ये कहना जो आ रहे हैं हम स्वागत कर रहे हैं उनका, और एक कार्यकर्ता हैं, ये निहायत ही मतलब इसे बचकाना बयानी कहा जा सकता है, और जनता इस वक्त देख रही है। हर पार्टी को वही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी कोई दूध की थुली नहीं है। ये पार्टी का आयागर, आपको ख्याल होगा 67 में आया राम गया राम का दौर चला था। तो उस समय, और जब से ये चालू हुआ है तो सरकारी बदल दी जयललाल जी ने, पूरी की पूरी सरकारी पलट दी थी। आज जो स्थिति है, आज एक तरफा जो हो रहा है, आज उस समय और आज के इसमें दल में एक बेसिक अंतर है। आज फोर्सफुली दल बदल हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस समय लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से जाते थे, आज स्वार्थ के साथ साथ डर भी एक बना हुआ है। आ रही हूँ आपके पास, रवि जी आप भी का टर्न है। जी सर, कंप्लीट कर लीजिए। आज जो डर बना हुआ है, वो डर भी एक बड़ा कारक है। और इसलिए जिस प्रधानमंत्री जी ने, जहां भोपाल में आपको मालूम होगा कि जब महाराष्ट्र के अजीत पवार के बाबत कहा था और उसको अगले कुछ दिन के अंदर ही उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो बात भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब 400 सीटें हम जीत रहे हैं तो हमें उन आरोपियों को लेने की आवश्यकता क्या है? वो राजभर जिन्होंने मोदी जी के पर क्वेश्चन उठाया था, यदि वो नहीं लेते तो 2 सीटें कम हो जाती। वो नीतीश कुमार, इस पर स्वयं मोदी जी ने उनके डीएनए पर क्वेश्चन मार्क किया था, उनको थाली क्या आवश्यकता है? तो या तो हम 400 पार नहीं कर रहे हैं, 270 पे हैं, और इसलिए हमें हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है ताकि हम 270 पार कर लें। और यदि हम 400 पार कर रहे हैं तो यह दुखद विषय है कि ऐसे व्यक्तियों को भाजपा में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनका जो मूल कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित है
और चुनाव में तो मतदान कम प्रतिशत हो रहा है, उसका एक बड़ा मूल कार्यकर्ता हतोत्साहित है। रवि परमार जी, आप अपनी बात जरूर कहिएगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद अपनी बात कहिएगा, और वो ये है, चूंकि दल बदल की चर्चा चल रही है, तो ये जो गुना से आपके प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह जी, ये भी तो बीजेपी से ही आए हैं ना, और 2023 के जो विधानसभा चुनाव उसके पहले ही आए, तो इनको कैसे लाए? वाणी जी कह रही थी कि भाई ये घंटी बजा रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं उनके लिए हम दरवाजा खोल रहे हैं। आप कैसे लाए थे? ये भी रो रहे थे या आप घंटी बजाकर लाए थे अंदर से, जो आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, प्रेशर बनाकर ला रहे हैं, जैसे अभी आपने अक्षय कांति बम का उदाहरण दिया? देखिए, निश्चित तौर पर ना तो हमने किसी के ऊपर दबाव बनाया था। विधानसभा चुनाव के पहले सबने देखा, कई नई यादवेंद्र सिंह यादव तो आए हैं, उनके साथ कई क्षेत्रों से, कई विधानसभा क्षेत्रों से कई बड़े नेता आए थे, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी भी आए थे। तो भाजपा की नीतियों से और भाजपा का जिस तरह से उन्हें, भाजपा के द्वारा उनका दोहन किया जा रहा था, उससे पीड़ित होकर वो कांग्रेस में आए। ना तो हमने कोई दबाव बनाया, ना ही हमने कोई खरीद फरोख्त की, हमने स्पष्ट देखा और वो हमारे पास आए तो हमने उनको मौका दिया। और बात कर रहे थे अभी भाजपा प्रवक्ता संविधान की, कि कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जहां देश हित में लगा, कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किए, लेकिन संविधान बदलने की बात नहीं कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं। जो सांसद संविधान बदलने की बात करता है, उस प्रत्याशी के पक्ष में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। और आज वहीं मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो कांग्रेस को कोसते हैं कि कांग्रेस संविधान विरोधी है, कांग्रेस बाबा साहब के संविधान का विरोध करती है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के दौरान ही संविधान लागू हुआ था, और संविधान 60 सालों से देश में चल रहा था, कांग्रेस की सरकार में चल रहा था, और संविधान खत्म करने की बात कौन कर रहा है, ये तो सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने स्पष्ट कहा कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और बात करते हैं कि हमने 60 साल सरकार चलाई, आपकी भी बीच में 5 साल आई थी, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार को मौका दिया जनता ने, तो 10 साल मनमोहन सिंह जी की भी सरकार चली, तो जनता ने इतना साल भरोसा जताया है। तो हम इन 10 सालों में मायूस नहीं होंगे। 10 साल आपने राज किया, लेकिन जनता आपको आईना जरूर दिखाएगी। अच्छा, अभी एक बात बताइए रवि जी, एक बात बताइए, अभी जो जनता फैसला कर रही है इन सीटों पर जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके रिजल्ट पे तो भरोसा करेंगे ना? या आपके पक्ष में नहीं आया तब बोलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ कर दी बीजेपी ने, ये कर दिया वो कर दिया? भरोसा कर रहे हैं ना? अभी की आपकी बात से तो लग रहा है कि आप भरोसा करेंगे, जो भी रिजल्ट, जो भी नतीजे जनता देगी। रवि जी की बात पर निश्चित फैसला है, लेकिन जिस तरह से ईवीएम में कई जगह पर छेड़छानी देखी जाती है, तो उससे ईवीएम के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं। कई जगहों पर देखा कि रातों में जहां पर ईवीएम रखी रहती है वहां पे छेड़छाड़ होती है, ईवीएम गायब हो जाती है। ऐसा 2018 में विश्वास किया था ना आप लोगों ने, जनता पर किया था, ईवीएम पर किया था, अभी भी कीजिएगा। सब पर सवाल उठाएंगे तो जनता को यह भी लगता है आप सभी पे उठा रहे हैं, कैसे चलेगा? लेकिन डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, सवाल तो है कि ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इस बार क्यों उठाए जा रहे हैं? कहीं आगे वहीं धुआं है क्या? देखिए, मैं तीनों चीजें जो उन्होंने अभी बोले ना, मैं तीनों पे टिप्पणी करना चाहूंगी। अमेंडमेंट शब्द होता है इंग्लिश में, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है बदलाव, यानी कि संशोधन। जवाब मिल गया। ये है भ्रम फैलाना। दूसरा, ईवीएम उन राज्यों में ठीक है जहां पर ये जीत गए हैं विधानसभा, जहां हार जाते हैं वहां रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह ने भी, जब चुनावी माहौल बैठ ही रहा था, तब आपको ध्यान होगा, बैलेट पेपर से 400 जनों, 380 जनों को नामांकन भरना चाहिए। मतलब उन्होंने तो आर्थिक स्थिति की भी उसके बारे में भी नहीं सोचा कि 25,000 रुपए डिपॉजिट होंगे, एक जन 10-10 जनों का इंट्रोडक्शन देगा। उन्होंने तो आर्थिक स्थिति की भी धज्जियां उड़ाई थी। और रही बात बाबा साहेब की, तो भाई साहब, मैं अब आपको बताना चाहती हूं इस नेशनल टीवी के माध्यम से, बाबा साहेब का अगर अपमान किया है किसी ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने। सांसद के रूप में अपना अपमान किया, उनको बाई इलेक्शन में हरवा के अपमान किया था, उनकी मृत्यु के बाद उनका एक कोई राष्ट्रीय स्थान नहीं बनाया, कोई ऐसा स्थान नहीं था ऐसे महान व्यक्ति का
वो तो सब काम भाजपा ने आके किया है। उनके जो पैतृक घर था, किराए के घर में रहते थे, उनके कपड़े किताबें सब जर्जर हालत में थी, वहां एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक भाजपा की सरकार ने आके बना। दोगली बातें मत बोलिए, या तो आप जानकारी लेके आइए। हम दोनों तरफ, चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का भी मेरा, हम वैसी राजनीति नहीं खेल सकते। जनता का साक्षरता का जो लेवल है 75% से ज्यादा है। लोग आज एजुकेट हो गए। गुना और ग्वालियर दो जगह कह रहे हैं कि आपने नाराज कर दिया अपने लोगों को। कह रहे हैं कि भाई इधर मराठी समाज नाराज है ग्वालियर में, शेजवलकर जी का टिकट कटने के बाद सुमित्रा महाजन जी तो थी ही, इसके बाद इधर गुना आ जाइए तो यादव समाज नाराज है, और यहां पर केपी जी के साथ अच्छा नहीं किया। तो इसे लेकर कहीं मन में भय होता है क्या कभी कि हाँ ये सीट पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है आपको? नहीं, मैं इतना जानती हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कोई ना कोई रणनीति के तहत कुछ ना कुछ विचार और मंथन करके ये जो आपको दिख रहे हैं लोकसभा के प्रत्याशी के नाम, कौन किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, भाजपा में मंथन के बगैर कोई कार्य नहीं होता। हम बहुत स्पष्ट रूप से किसका चेहरा वहां पर देना है, किस लोकसभा क्षेत्र में कौन चुनावी प्रत्याशी होगा, हम उसके ऊपर बहुत स्पष्ट रणनीति रखते हैं। हमारे यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि हमको प्रत्याशी नहीं मिल रहा या प्रत्याशी बदल रहे हैं। कोई बहुत ही बड़ा घोर कारण होगा जब जाके वो प्रत्याशी भी बदले एक आध जगह पे, बट रूटीन वर्क में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत अध्ययन और राजीव खंडेलवाल जी तो कुछ और ही बता रहे थे, अशोक चौहान जी का वो जिक्र कर रहे थे। रवि परमार जी जल्दी से, अब वक्त नहीं है, संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए आपसे। अब हम कार्यक्रम को जो है वो क्लोज करेंगे और आखिरी रिएक्शन आपका। मैं तो विजय भाजपा कमल खेलेगा। जी देखिए, वीणा जी ने जो भी, वाणी जी ने जो भी कहा, हाँ। मैं उनकी बात को कहना चाहूंगा कि पहले जानकारी स्पष्ट करिए, कौन संविधान का विरोध करना चाह रहा है, कौन बदलने की बात कर रहा है। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, कभी बाबा साहब का विरोध नहीं किया, और देश की जनता ये सब अच्छे से जानती है। आज देश की जनता को गरीबी में धकेलना, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के मार से जूझ रही है देश की जनता, नोटबंदी करके डाके डाले गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी आज रोजगार पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, महंगाई पे बात नहीं करती, किसानों पे बात नहीं करती। जो किसान, चलिए मत करने दीजिए, अब तो जनता तय कर रही है और वो बता रही है कि किसने किन किन चीजों पर बात की है, क्योंकि वाणी जी के पास भी ढेर आरोप हैं, आपके पास भी ढेर आरोप हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता पहुंच रही है पोलिंग बूथों तक, और जो तमाम चर्चित चेहरे हैं, जो दिग्गज हैं, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। राजीव जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, रवि परमार जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया वाणी अहलूवालिया जी हमें वक्त देने के लिए। और इसी के साथ लगातार जारी है अपडेट का सिलसिला NH24/7 पर। 24 का महासंग्राम आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान का सिलसिला चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों के लिए लोग चुनाव के लिए इस वक्त मतदान करने लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। देश की 93 सीटें हैं ऐसी और 11 राज्य हैं जहां के लिए लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। 7 केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त चुनाव मैदान में, यानी आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। बने रहिए NH24/7 के साथ। और यदि आप भी मतदान करने पहुंचे, खूबसूरत सी सेल्फी लीजिए या फिर एक फोटो खिंचवाइए और वो NH24/7 को भेजिए। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है और आपने अपना जो हक है, जो अधिकार है, वो आपने उसका आज दायित्व निभाया है। और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए आप घरों से